Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे। अपनी सेहत, पढ़ाई और फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के अंदर फ़ायदा पहुंचाएगी और साथ ही साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे। अपनी मम्मी का ध्यान रखिए और सबके साथ मिलजुल कर रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट्स को पल्सेस के रिगार्डिंग। इंडिया जो प्रोड्यूसर है 27% जो ग्लोबल प्रोडक्शन होता है उसका, और इंडिया कंज्यूम कर लेता है 25% जो वर्ल्ड का है उसका। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है या फिर दोनों में से कोई नहीं? हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि ये दोनों ही रॉन्ग है। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ करी है। वो गड़बड़ क्या है? यहाँ पे 27 आएगा, यहाँ पे 25% है और ये 27% है। चलिए देख लेते हैं। इंडिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 25% जो ग्लोबल प्रोडक्शन है उसका वो इंडिया के अंदर होता है, और हम 27% कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब जितना करते हैं उससे ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। और इम्पोर्टर भी हम 14% पल्सेस हैं वर्ल्ड की, वो हम इंपोर्ट करते हैं। और जो हमारी फूड ग्रेन्स हैं उसके अंदर 20% एरिया है वो पल्सेस को डिवोटेड है हमारा, और कंट्रीब्यूट करते हैं हम 7 to 10% जो टोटल फूड ग्रेन्स होता है उसके कंट्री के प्रोडक्शन के अंदर। हम इसे खरीफ और रबी दोनों सीज़न में प्रोड्यूस करते हैं, और रबी पल्सेस हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं मोर देन 60%, जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 60% सिर्फ रबी क्रॉप से आता है। थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। शांतनु कुमार पैनल कमेटी, ये रिकमेंडेशंस दी गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी, एडिट किया गया था, जो फॉर्मर थे हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शांतनु कुमार, उनके द्वारा। और FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों को इम्प्रूव करने के लिए इसे सबमिट किया गया था। ये रिपोर्ट जनवरी 2019 में सबमिट की गई थी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पल्सेस से रिलेटेड कौन सी कमेटी बनाई गई थी या फिर कोई स्पेशल रिकमेंडेशन की गई थी उसको भी। इसके अंदर रिकमेंडेशन दी गई थी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए हेल्प करने के लिए, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए एक किसान को। इसके अंदर 30,000 करोड़ पर ईयर हम सेव कर पाएंगे PDS सिस्टम के द्वारा, अगर हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर देते हैं सिटीज़ के अंदर। एक रिकमेंडेशन और दी गई थी कि हम सिक्योरिटी लोग को रिड्यूस कर दें और बेनिफिशरीज हैं उनको 67% से 40% पर लेकर आएँ, जिससे क्या होगा, जो 5 किलोग्राम पर पर्सन फूड ग्रेन दी जाती है वो 7% हो जाएगी। FCI एक ऐसी एजेंसी बन गई है जो इनोवेशंस की जाती है, जिसके अंदर फूड मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी सारी इनोवेशंस की जाती हैं और कंपटीशन ग्रेन सप्लाई की जाती हैं। FCI विड्रॉ करती है मेजर स्टेट्स हैं। FCI विड्रॉ के मेजर स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं इंडिया के वो भी। इसके अंदर प्राइस सपोर्ट पॉलिसीज़ को जो कि इनकरेज करेंगे ऑयल सीड और पल्सेस के, उसे भी दिया जाएगा। इसके अंदर से काफ़ी सारी, इस कमेटी की काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस को अकेले FCI ने इम्प्लीमेंट किया है, और बाकी जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के द्वारा। आप में से किस किस को कौन कौन सी दालें पसंद है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए देखते हैं, आज पता चलेगा कौन क्या दाल खाता है। ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी दालें हैं, आप दालों का नाम देख सकते हैं। यह कैंपेन है, इसके बारे में हमें बताना है। ये एक जॉइंट वेंचर है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। फिर है, इसका टारगेट क्या है? कन्वर्ट करना 50% गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो एक्सेसिबल बनाना डिसेबल पर्सन के लिए, और 2.21% पॉपुलेशन है इंडिया की जो कि डिसेबल है। हमारे ऑप्शन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। हमारे ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, यहाँ पे 1 and 3 आएगा। फिर क्या है? 1, 2 and 3। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये एक्ट लाया गया था 2016 के अंदर, और इसके अंदर 21 डिसेबिलिटीज़ हैं उनको शामिल किया गया है। इससे पहले जो एक्ट था वो 1995 का था। मैंडेटरी किया गया है सभी स्टेट्स एंड यूटीज़ को, ताकि वो सर्टिफिकेट दें डिसेबिलिटी
डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दें थ्रू ऑनलाइन मोड में, जिसे UDID नाम दिया गया है, यूनिक डिसेबिलिटी ID। इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, इसे बनाया गया है। जो बिल्डिंग्स है, ये तो मैंने बात की है, बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया जा सके उसे। और असिस्टेंस दी गई है, डिसेबल्ड पर्सन को असिस्टेंस भी दी गई है परचेज करने के लिए, फिटिंग करने के लिए जो एड्स हैं और अप्लायंसेज हैं उनका, जिसे ADIP का नाम दिया गया है। और सुगम्य पुस्तकालय भी बनाया गया है। 4% रिजर्वेशन दी गई है डिसेबल्ड पर्सन को गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। और इंडिया है वो किस किस का सिग्नेटरी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसे UNCRPD बोला जाता है इन शॉर्ट। और डिक्लेरेशन ऑन द फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्विटी, उसका भी। और साथ में विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, इसका भी पार्टिसिपेट है, इसके अंदर भी इंडिया सिग्नेटरी है। क्वेश्चन है हमारा लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में, जिसे LSD बोला जाता है। ये पॉक्स वायरस की वजह से होता है, जो अफेक्ट करता है पशु होते हैं, जैसे कि गायें और भैंसें होती हैं, उनको अफेक्ट करता है ये। और ये स्प्रेड करता है ब्लड ट्रांसमिशन के द्वारा, जैसे कि मॉस्किटोज़ हैं, हाउस फ्लाइज हैं और लाइस हैं, ये इनके द्वारा ये फैलता है। फिर क्या है, ये ह्यूमन भी इससे अफेक्ट होते हैं इस डिजीज़ से। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर तीनों है। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा A, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ह्यूमन्स है वो इस डिजीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। ये देखो ऐसा होता है, ये ऐसे बार बार फोड़े बनते रहते हैं और फिर फूट जाते हैं, इसकी वजह से इनका फिर ब्लड लॉस हो जाता है, उनका दूध भी कम हो जाता है, और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं जानवर को। ह्यूमन्स हैं वो रिस्क पे नहीं है इस डिजीज़ से, वो अफेक्टेड नहीं होते हैं। इस डिजीज़ की वजह से मिल्क प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इनकम जो है वो भी फार्मर की कम हो जाती है। और इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस डिजीज़ की। करंटली इसे प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीन के द्वारा, और ओनली इफेक्टिव मीन्स है ये कंट्रोल करने का इसके स्प्रेड का। अगर ये हो जाता है तो उसके बाद में इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ के लिए जो बनाई गई है वो डिक्लेयर कर चुकी है इसे एक नोटेबल डिजीज़। अगला क्वेश्चन हमारा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। ये कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में। हमारा आंसर क्या होगा, ये है तमिलनाडु के अंदर। देख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे टाइगर्स मिलते हैं। चलिए आप बताइए, आप में से कौन सा है जिसने टाइगर रिजर्व आज तक देखा है या फिर टाइगर को लाइव देखा है। देखते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है वो पहले इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, और प्रीवियसली इसे अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बुलाया जाता था। और ये प्रोटेक्टेड एरिया है, लोकेटेड है अन्नामलाई हिल्स के ऊपर, जो पोलाची के अंदर है। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ हो जाए तो माफ़ कर देना, मुझे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस नहीं आती हैं। ये है वल्लभराई तालुका और कोमिबटोर डिस्ट्रिक्ट, मुलाईपेटी तालुका और त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के अंदर, इंडिया के अंदर। देख लेते हैं हम तमिलनाडु के इस एरिया के अंदर इसे ये लोकेटेड है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अन्नामलाई। और हम देख लेते हैं हैदराबाद टच करता है हमारे तमिलनाडु को, और कर्नाटका एंड केरला ये टच करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है वीनस के बारे में। वीनस क्या है, ग्रह है। वीनस है वो सेकंड प्लैनेट है सन से। फिर वीनस स्मॉल है अर्थ से, वीनस जो है वो अर्थ से छोटा है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। हमारे ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा C, दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो करेक्ट हैं। देख लेते हैं, एक स्पेशल बात है वीनस के बारे में। वीनस है वो सिंगल रोटेशन पूरी करने में 243.20226 टाइम लेता है अर्थ डेज के। मतलब कि जो वीनस है उसके ऊपर एक दिन धरती के एक साल के बराबर होता है। इसकी वजह से कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड जो सन का होता है उसमें 225 अर्थ डेज लग जाते हैं। आप देख सकते हैं ये सन है, सन के बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद है वीनस, ये वीनस जिसके बारे में हम बात करें। फिर आती है हमारी प्यारी पृथ्वी, फिर है मार्स, मार्स के बाद में जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर है यूरेनस, फिर है नेपच्यून, फिर है लास्ट में प्लूटो।
अच्छा, आप में से किसको स्पेस देखना पसंद है? देखते हैं किस किस को पसंद है, बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुलुक गिबन कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय और मिजोरम के अंदर, सिक्किम मणिपुर के अंदर, मध्य प्रदेश मेघालय के अंदर, या फिर अरुणाचल प्रदेश असम के अंदर। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, ये अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर पाए जाते हैं। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी सेंटर कंट्रोल फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद के द्वारा के साइंटिस्ट के द्वारा। स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर सिर्फ वेस्टर्न हुलुक गिबन पाया जाता है, और जो कि पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश और आसाम के अंदर। ये लिस्टेड है आयुष्मान की रेड लिस्ट के अंदर, और ये स्मॉल ऐप्स होते हैं, और ये ओनली ऐप्स है जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं, ये ऐसे दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में हमें कंसिडर करनी है स्टेटमेंट, और इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताना है। इसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो रोम के अंदर है, और ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, और ये रिलेटेड है एस्पेक्ट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ट्रिप्स है, बाइंडिंग है सभी WHO मेंबर्स के लिए। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट का सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट वो सही है, बाकी की जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। जान लेते हैं। ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है मेंबर्स के, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उनके बीच में, और इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड ये साइन किया गया था 1947 के अंदर। इसके अंदर मल्टीलैटरल एग्रीमेंट जो है रेगुलेशन ट्रेड, इसके अंदर साइन किया गया था, इसे 1947 में साइन किया गया था। मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है जो रेगुलेटिंग ट्रेड के बारे में, और 150 कंट्रीज उसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। इसके अंदर प्रियम्बल है, पर्पस है इसका गेट का क्या बनाया गया था, सस्टेनेबल रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड्स जो हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, और एलिमिनेट करने के लिए जो प्रेफरेंस है ऑन रेसिप्रोकल और मल्टीलेटरल म्यूचुअल एडवांटेज हैं सबके, इसके बेसिस पे। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इंडिया रिसेंटली वेलकम किए, ये क्यों न्यूज़ में है? इंडिया ने रिसेंटली वेलकम किया है, जो यूएस ने सपोर्ट किया है रिलैक्सेशन इनके नॉर्म्स के अंदर, जो ट्रिप्स मिशन है, ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके अंदर, ताकि इंश्योर किया जा सके क्विक और अफोर्डेबल एक्सेस कोविड-19 वैक्सीन की और मेडिसिन की डेवलपिंग कंट्रीज़ को। और इस ईयर के लास्ट में अक्टूबर के अंदर व्यू किया गया था कोविड-19 पैंडमिक है वो इंडिया और साउथ अफ्रीका के अंदर प्रपोज किया गया है कि WHO के अंदर टेम्परेरी वेवर बन दिया जाएगा इनको, और सर्टेन प्रोविजंस रखे गए हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट जो ट्रिप्स एग्रीमेंट नाम दिया गया है, जिसे रिजल्ट के रूप में हम पा सकते हैं कि प्रोएक्टिव आउटरीच होगी इंडिया की, और ऐसे ही लाइक माइंडेड जो सेम माइंड की कंट्रीज़ हैं उनकी प्रपोजल है वो सपोर्ट किया गया था 120 कंट्रीज़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2020 रिपोर्ट जो प्रिपेयर की गई है किसके द्वारा? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के द्वारा, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा। रिसेंटली अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है उसने रिलीज़ की है रिपोर्ट, इसे टाइटल दिया गया है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2020 1 ईयर ऑफ कोविड-19। इसके अंदर शो किया गया है कि हाफ ऑफ जो फॉर्मल सैलरीड वर्कर्स हैं वो मूव कर चुके हैं इनफॉर्मल वर्क की तरफ, और सेल्फ एम्प्लॉयड हो चुके हैं 30%, और कैजुअल वेज है वो 10% इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, और सैलरीड 9% वर्कर्स हैं उनके अंदर डिक्रीज़ हुआ है। एग्रीकल्चर और ट्रेड सेक्टर ने फॉल किया है, एजुकेशन भी, हेल्थ भी, और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं इस सेक्टर के अंदर वो भी हाईएस्ट आउटफ्लो हो चुकी हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर स्टेट किया गया है कि 18% है जो एजुकेशन सेक्टर के वर्कर्स हैं वो भी मूव कर चुके हैं एग्रीकल्चर की तरफ, और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने ऑब्जर्व किया है 10 to 20% जो वर्कर्स हैं अदर सेक्टर के। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी ऐसी कोरल है जो सस्टेन कर पाती है हाई टेम्परेचर के अंदर भी? हमारा पहला ऑप्शन है फिजी रेनबो रीफ, या फिर ग्रेट बैरियर रीफ, या फिर रेड सी कोरल रीफ, या फिर न्यू कैलेडोनिया बैरियर रीफ। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा रेड कोरल रीफ, रेड सी कोरल रीफ। देख लेते हैं इसके बारे में। कोरल रीफ है वो गल्फ ऑफ एक्वाबा इसके अंदर पाई जाती है, नॉर्थ टिप है जो रेड सी के अंदर उसमें, और ये हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करती हैं,
और अपने आप को सेव कर पाती है। इसके अंदर भी स्टडी की कंडक्ट की गई है लेबोरेटरी और रिसर्च के अंदर, जिसे डिकोड किया गया है कि फुल मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है इसकी रेजिस्टेंस के अंदर। कोरल स्टाइपोरा पिस्टिलिया ये रैपिड जीन है जो एक्सप्रेशन रिस्पॉन्स किया है, जिसके अंदर रिकवरी पैटर्न है इसके अंदर एक्सपोज किया गया है हीट स्ट्रेस से रिलेटेड। इस जीन के अंदर नोट किया गया है कि एल्गी है और बैक्टीरिया है, ये लाइव सिम्बायोसिस हैं कोरल के साथ में। ये 5 डिग्री है हायर टेम्परेचर है उसको भी एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, टिपिकली एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। ये ऐसे दिखाई देती हैं। हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री है जो न्यूएस्ट बनी है, ज्वाइन किया जिसने यूरोजोन को? लिथुआनिया, लिथुआनिया, बेलारूस या यूक्रेन? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा लिथुआनिया। यूरोपियन इंटीग्रेशन का एक कॉन्क्रीट प्रूफ है यूरो। ये कॉमन करेंसी है 90 आउट ऑफ 28 कंट्रीज, जो 28 कंट्रीज़ हैं, अभी तो 27 हो गई है, उनमें से 19 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, उनका वो यूरो यूज़ करती हैं। और 38.6 मिलियन पीपल हैं वो हर रोज़ इसे यूज़ करते हैं। और इसका बेनिफिट क्या है? कॉमन करेंसी, शॉपिंग, ऑनलाइन वेबसाइट सब जगह पे यूज़ होती है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ के अंदर। ये आप लोकेशन दे सकते हैं, यहाँ पे ये लिथुआ, इसको टच करता है लिथुआनिया, बेलारूस, और इस साइड से पोलैंड, और यहाँ पे है बाल्टिक सी। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide you suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.